हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 23 और 24 दिसंबर को शेड्यूल्ड किया गया है। उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल जो सचिवालय सहायक के नाम से जानी जाती है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट ये टोटल जो होगा वो सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे होगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत कम समय है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए एक्चुअली अगर बात करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चार को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या है सदृश है। तो यहाँ कौन आंसर हो जाएगा? बृहस्पति जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह जो है वो आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइथागोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है आपको। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, यह बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग लिया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त सम्राट जो थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये गलत है, क्योंकि गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, और अगर आप पढ़े होंगे तो आपने यह भी पढ़ रखा होगा कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी जो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है वो झांसी देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिला है, या वहाँ है आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो गजनी का दरबारी कवि नहीं था, यह पूछ रहा है। अलबरूनी था, फिरदौसी था, उतबी भी था, अमीर हसन नहीं था। अमीर हसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमीर हसन और या अमीर खुसरो जो था वो बलवन का दरबारी कवि था, ना कि गजनी का दरबारी कवि था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? तो सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो राकापोसी है, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो देखिए जनसंख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि 1911 से लेकर 1921 वाला जो टाइम पीरियड था वो भारत में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर जो थी वो निगेटिव में थी, मतलब ऋणात्मक थी। तो इसीलिए इसको कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि लघु विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है तो वहाँ जन्म दर अधिक था 1951 में, इसीलिए इसको लघु विभाजक वर्ष की संज्ञा जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? तो किस ऋतु को कहा जाता है? शरद ऋतु को कहा जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो है वो शरद ऋतु पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए हम लोग रेगुर मिट्टी या फिर जिसको कि काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये सब की अधिकता पाई जाती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी का नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है वो पंजाब के हरीके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरीके बैराज। इंदिरा गांधी नगर की बात करते हैं तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान की प्रमुख नहर है, जिसको कि राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन अमानत। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन अमानत जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वह जो है वो रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो 2011 के जनगणना की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो किशनगंज में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे नंबर 1 पर है किशनगंज 971, उसके बाद कटिहार है 961 और उसके बाद गया है 960। अगर बिहार का जनसंख्या से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, बिहार का लिंगानुपात की अगर बात करना जाए तो 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो वो 935 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो मुंगेर है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किशनगंज है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछा जाए तब आपका आंसर वैशाली होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। कह रहा है मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ये बिल्कुल सही है। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, गलत है, क्योंकि देखिए लक्षद्वीप जो है वो कहाँ है, अरब सागर में स्थित है और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, ना कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो शैल तंत्र है वो धारवाड़ श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलाजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो ये कहाँ है, मैक्सिको में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है पुस्तक राजधानी 2022। अगर आपसे पूछ दे कि 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है तब, तो 2023 के लिए अगर पूछा जाए तो घाना का जो अकरा शहर है उसको किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। देखिए सोना पाया गया था, तांबा पाया गया था, चांदी भी पाया गया था, लोहा नहीं पाया गया था, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है और यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये सब धातुएं जो है वो मिली है, लेकिन लोहे की प्राप्ति जो है वो नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। एक्चुअली भारत में लौह युग का जो प्रारंभ है वो उत्तर वैदिक काल से हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो तुरंत जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके बाद किया गया था राजगृह में, और उस समय मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था और महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है वो किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में और साबाकामी की अध्यक्षता में। और अगर तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्तिष्ट की अध्यक्षता में। और चौथी बौद्ध संगति की अगर बात करते हैं तो ये कनिष्क के शासनकाल में, कुंडनमन कश्मीर में और वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था। तो देखिए 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, और इसी से महात्मा गांधी जो है वो क्षुब्ध हो गए थे और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के बारदोली बैठक में यह प्रस्ताव पेश करवाया था कि अब जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो औपचारिक तौर पर स्थगित कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली बैठक में। नेक्स्ट है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य है वो विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वो कौन था। देखिए अष्टप्रधान जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको कहा जाता था सुमंत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। क्लियर है, दबीर या सुमंत कहते थे जिसको कि विदेश विभाग का प्रधान कहा जाता था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अष्टप्रधान में पेशवा का पद जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही जो था वो सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। आगे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष गांधीदास पैक्ट हुआ था। तो गांधीदास पैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हुआ था 5 फरवरी 1924 को गांधी जी रिहा हुए थे और उसके बाद ही ये पैक्ट हुआ था।
एक्चुअली ये पैक्ट जो है वो 6 नवंबर 1924 को गांधी जी और सी आर दास और नेहरू के एक संयुक्त वक्तव्य द्वारा जारी किया गया था, जिसको कि गांधी दास पैक्ट जो है वो कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1924। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। तो भारत कोकिला की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? सरोजनी नायडू को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि जो है वो दिया था। और अगर बात याद रखते हैं तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो थे वो CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिए थे। तो यह सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त जो है वो प्रस्तावित किया गया था और इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1793 में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो साइमन कमीशन का, जिसको कि हम लोग वाइट कमीशन के नाम से जानते हैं, और यह कमीशन जो था वो 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बम्बई पहुंचे थे तो इसके खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया गया था कि साइमन वापस जाओ, क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य जो था वो भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि कमीशन में कोई जो था वो भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम बिल्कुल महात्मा गांधी ने ही किया था। जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो 25 मई 1915 को अहमदाबाद में कोचरब स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है वो की गई थी। और उसके बाद फिर 2 वर्ष के बाद जुलाई 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे जो है वो किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेवाग्राम आश्रम का भी किया था। फिनिक्स आश्रम का भी स्थापना जो है वो डरबन में महात्मा गांधी के द्वारा ही 1904 में किया गया था। ठीक है, लेकिन विश्व भारती की अगर बात करते हैं तो विश्व भारती की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व भारती की स्थापना जो है वो 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, आपसे पूछ रहा है। स्टारफिश नहीं, डॉगफिश नहीं, जेलीफिश नहीं, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है यानी कि सी हॉर्स, वो वास्तविक में मीन फिश होता है, बोनी फिश जिसको कहते हैं, जिसको कि हिपोकैम्पस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है वो सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। हाँ बिल्कुल यही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 1 टेराग्राम बराबर होता है। तो 1 टेराग्राम जो है वो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए माइनस में कंफ्यूज नहीं होइएगा, 10⁻−12 अगर रहे तो ये क्या होगा? पिको हो जाएगा। ठीक है, 10⁻15 रहे तो ये पेटा हो जाएगा और 10⁻−15 रहे तो ये फेम्टो हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री जो है वो प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम धातु का तार लगा हुआ होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइक्रोम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? तो नाइक्रोम एक्चुअली एक मिश्र धातु होता है जो कि लगभग 20% क्रोमियम और 80% निकल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है कि समानता प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। इस्पात मिश्र धातु है, कांसा है, पीतल है, तांबा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा जो है वो एक धातु है ना कि मिश्र धातु। नेक्स्ट है कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो फ्यूज तार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है, जो कि एक्चुअली सर्किट में खतरों से बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा एवं टीन का।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि यानी सब्लिमेशन को कहा जाता है, जिससे के द्वारा जो कपूर होता है, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सब पदार्थ जो है वो सब्लिमेशन के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, लेकिन फिटकरी जो है वो नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो कैसा बनाना है, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा कब बनेगा, जब वस्तु जो होगा वो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कॉर्नलाइट किस धातु का अयस्क है। तो कॉर्नलाइट जो है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम का अयस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं। तो मानव त्वचा में अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 परतें होती है, एपिडर्मिक्स, डर्मिक्स और हाइपोडर्मिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं जो है वो मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। तो मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं या फिर ल्यूकोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो जल जनित रोग नहीं है। तो जल जनित रोग हैजा है, पीलिया है, टाइफाइड है, चेचक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक। चेचक एक्चुअली वायरस से होने वाली बीमारी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। दाब बैरोमीटर बिल्कुल सही है, तापमान थर्मामीटर बिल्कुल सही है, भूकंप सिस्मोग्राफ सही है, विभवांतर पायरोमीटर गलत है। पायरोमीटर एक्चुअली एक उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने के लिए किया जाता है, ना कि विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वो गलत है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है। तो आरबीसी के बहुत अधिक संख्या में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो पॉलीसाइथीमिया होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। एड्रेनलिन तनाव की स्थिति में हार्मोन सही है, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन सही है, डोपामाइन हैप्पी हार्मोन बिल्कुल सही है, और इंसुलिन उत्प्रेरक ये गलत है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है जो पैंक्रियाज के अंतस्रावी भाग से लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो इसको कॉर्निया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो लाइपेज जो है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। नेक्स्ट है कि फूल का कौन सा भाग जो है वो विकसित होकर फल बनता है। तो ये ओवरी होता है, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। नेक्स्ट है कि प्रस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। तो प्रस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो है वो प्रथम बार एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एजी टॉन्सले के द्वारा। नेक्स्ट है कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें उद्भव हुई थी। तो ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में। तो इसको क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और यह 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आय के बढ़ने से उपभोक्ता जिन वस्तुओं को कम खरीदता है उसको ही हम लोग क्या कहा जाते हैं, इन्फीरियर वस्तु कहा जाता है। तो इस पे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नकारात्मक प्रभाव।
नेक्स्ट है कि किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था। तो सबसे पहले चलैया समिति के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चलैया समिति। और आप लोगों को याद होगा कि 1994-95 में 3 सेवाएं, टेलीफोन, बीमा और शेयर बाजार पर सेवा कर जो है वो लगाया गया था। नेक्स्ट है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किससे बराबर होता है। तो यह जो होता है प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो राजकोषीय घाटा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है। तो बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा जो है वो पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद झारखंड और तीसरे नंबर पर गुजरात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो भारत में राष्ट्रीय आय का साइंटिफिक कैलकुलेशन जो है वो सर्वप्रथम आर बी राव के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर लेकिन ऐसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले, तब 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त सेवा आयोग का गठन जो है वो संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। पंचायतों का चुनाव कराना यही नहीं है, भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। पंचायतों का चुनाव कराना जो है वो राज्य चुनाव आयोग का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। संघीयता है, सत्ता का विभाजन है, मूलभूत अधिकार है, एकात्मक प्रणाली नहीं है। एकात्मक प्रणाली जो है वो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, बाद बाकी सब जो है वो भारत के संविधान की प्रमुख जो है वो विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एकात्मक प्रणाली। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक या फिर 6 वर्ष की अवधि तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक कब हो सकती है, जब कोई बाहरी संकट आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी संकट के समय। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 352, इसी के अंतर्गत लागू की गई आपात स्थिति के घोषणा के अंतर्गत भारत के संघात्मक ढांचे को एकात्मक रूप भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। भाषण का अधिकार नहीं, जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। एक्चुअली देखिए, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार को जो है वो छीना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र जो है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ये एक्चुअली परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परिसीमन आयोग के द्वारा जो है वो किया जाता है। एक्चुअली इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा, हाँ, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, यह क्वेश्चन था। देखिए, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल जो है वो 14वें हैं, बदल गए हैं। ये के वेणुगोपाल पहले थे, ठीक है, 14वें बदल गए हैं और उनका नाम है मुकुल रोहतगी। ठीक है, क्या नाम है, मुकुल रोहतगी जो है वो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और अगर यही पूछ दे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तब है तुषार मेहता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह किस राज्य ने जीता है, यह बिहार ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार ने।
सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1965। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एक प्रख्यात लेखक हैं जिनका नाम है असगर बजाहात, उनके नाटक महाबली को चुना गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राउरकेला है कहाँ में? उड़ीसा में, और यह जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, और यह जो है वो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। नेक्स्ट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसमें 8 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है भावीना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो एक्चुअली आप लोग पढ़े होंगे टोक्यो पैरालंपिक्स जो 2020 है, उसमें टेबल टेनिस में भारत के लिए पहला रजत पदक जो है वो इन्हीं भावीना पटेल के द्वारा ही जीता गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता है मदर टेरेसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। इनको गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा करने के लिए 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया था, और फिर इनको 1980 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट है कि देश के सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो ईवीएम का प्रयोग जो है वो सबसे पहले 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट है कि सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया था उज्बेकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। हिप्रोलॉजी नींद का अध्ययन सही है, ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन सही है, अरेक्ट्रोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन सही है, विष विज्ञान पैथोलॉजी गलत है। विष विज्ञान को टॉक्सियोकोलॉजी कहा जाता है, रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और प्रथम लोकसभा का गठन जो है वो 1952 में हुआ था। तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।